नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान के तहत 36 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड-19 टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हुई। पिछले 24 घंटे में 43,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। उत्तराखंड में कोविड को देखते हुए विशेष रूप से पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत रक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी मजबूत करने के लिए इजरायल के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 2 दिन के दौरे पर जॉर्जिया रवाना होंगे। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद करने के लिए रूस की सराहना की। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज शाम नोवाक जोकोविच का सामना डेनिल शापोवालोव से और मातेओ बेरेतिनी का मुकाबला ह्यूबर्ट हरकाज से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1,500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू होने के बाद 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों के लिए सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना तेजी से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में अस्पताल कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध होने चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आवास और शहरी कार्य सचिव डीएस मिश्रा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता प्रकट की है। सूत्रों ने बताया कि कल मंत्रिमंडल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और बिना सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कहा कि मंत्रियों के तौर पर हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। लोगों से यथासंभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी से बाहर निकल सकें। कोविड अनुकूल व्यवहार के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता को देखते हुए उत्तराखंड में सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने राज्य के मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जिलों जैसे पर्यटन और धार्मिक स्थलों में ये सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं कि सभी लोग कोविड अनुकूल व्यवहार करें। केम्प्टी फॉल पर्यटन स्थल में टिहरी गढ़वाल जिला प्रशासन ने सुरक्षित दूरी बनाए रखने का नियम सख्ती से लागू किया है। जिला प्रशासन के अनुसार झरने के नीचे ताल में एक बार में 50 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। पुलिसकर्मी ताल के प्रवेश और निकास द्वार पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मसूरी में आरटीपीसी नेगेटिव रिपोर्ट के बिना पर्यटकों को मॉल रोड पर जाने की अनुमति नहीं है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड से बचाव के अब तक 36 करोड़ 89 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 18 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 70 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 23,80,000 टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांगजन टेलीफोन से भी टीका प्राप्त करने के लिए कहता है तो स्वास्थ्यकर्मी उसके घर जाकर टीका लगाएंगे। इस सुविधा के लिए लोग 102 नंबर डायल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 1 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 60,63,000 को दूसरी डोज दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 44,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। महामारी से अब तक 2 करोड़ 98 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43,393 नए मरीज आए। देश में इस समय संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,98,727 है। असम में कल कोविड संक्रमण दर 2.48% थी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान संक्रमण के 2,644 नए मामले और 21 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 94.72% है। मध्य प्रदेश में कल कोविड-19 के 26 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में अब तक इस संक्रमण से 9,023 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच टीकाकरण अभियान के तहत कल 6 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 3,389 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 416 हो गई है, जबकि 47 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 10 और इंदौर में 5 नए मामले आए हैं। राज्य के 52 जिलों में से 43 में एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। राज्य के 27 जिलों में 10 जुलाई को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। शेष जिलों में कोविड टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन का रखरखाव कार्य किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में आज कोविड-19 के 61 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,471 हो गई है। महाराष्ट्र ने लोगों को कोविड रोधी टीके लगाने में तेजी से काम किया है, लेकिन असल में राज्य में दैनिक आधार पर संक्रमण के नए मरीजों के कम होने में अभी कोई राहत नहीं मिली है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य ने कल 3.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। राज्य में कोविड-19 के मामलों में संभावित वृद्धि के डर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन से ऑक्सीजन का उत्पादन करने और इसे जिलेवार आपूर्ति करने के लिए कहा है। उन्होंने प्रशासन से लोगों में जागरूकता पैदा करने और वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा है। जिला कलेक्टरों द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि कोल्हापुर, सतारा, सांगली, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कोरोना पॉजिटिविटी दर में गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ाने और होम क्वारंटाइन के बजाय संस्थागत क्वारंटाइन पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि निजी अस्पताल टीकों की अधिक खुराक की मांग करते हैं तो इससे टीकाकरण अभियान को और गति मिलेगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान के तहत 36 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हुई। पिछले 24 घंटे में 43,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। उत्तराखंड में कोविड को देखते हुए विशेष रूप से पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत रक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी मजबूत करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 2 दिन के दौरे पर जॉर्जिया रवाना होंगे। उन्होंने कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद करने के लिए रूस की सराहना की। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज शाम नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोवालोव से और मातेई बेरेतिनी का मुकाबला हर्बर्ट हरकाज से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल में कल एशले बार्टी का सामना कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इजराइल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेन्यामिन गांट्ज के साथ फोन पर बातचीत की। श्री सिंह ने उन्हें उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी। ट्विटर पर श्री सिंह ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और सामरिक साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करने की आशा प्रकट की। रक्षा मंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को इजराइल की सहायता के लिए आभार प्रकट किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन की यात्रा पर जॉर्जिया रवाना होंगे। उन्होंने भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सहायता पहुंचाने और स्पुतनिक वी टीके में सहयोग के लिए रूस की सराहना की। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का संचालन हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की भागीदारी के साथ कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत में कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। डॉक्टर जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग ने आज कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं का पुनर्निर्धारण अत्यधिक जटिल मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद आयोग ने ये बात कही। आयोग ने स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी तथा आपत्तियों और सुझाव के लिए इसका मसौदा सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। इसके उपरांत अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए आयोग के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकारी अधिकारी के बजाय किसी किसान के नारियल बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने से देश में नारियल की खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ओडिशा सहित देश के तटीय राज्यों में नारियल उत्पादकों को लाभ होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किए बगैर सड़क निर्माण में स्टील और सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। भारत में सड़क विकास विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सड़क उपकरण मशीनरी के लिए सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल का प्रयोग किया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। मनसुख मांडविया ने आज रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कल उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया था। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
इसके अलावा कौशल किशोर ने आवासन और शहरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। नवनियुक्त रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पाली में कार्यालय चलाने का आदेश दिया है। पहली पाली सुबह 7 बजे से, जबकि दूसरी पाली दोपहर बाद 3 बजे से चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एल रमन्ना ने पद और पार्टी छोड़ दी है। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को भेजे पत्र में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल होने और राज्य के विकास के लिए काम करने की मंशा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते से फोन पर बात की और वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य का हाल जाना। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में अनगिनत लोग श्री कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए शिमला के रिज मैदान गए। श्री नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे तथा शिमला ग्रामीण क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह के प्रति संवेदना प्रकट की। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शिमला गए और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इससे पहले श्री वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रिज मैदान में रखा गया ताकि लोग सुबह 9 बजे से दिन में 11:30 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकें। उनका अंतिम संस्कार कल शिमला के रामपुर में किया जाएगा। 87 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता का लंबी बीमारी के बाद बृहस्पतिवार को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 8 से 10 जुलाई तक 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या पर शोक व्यक्त किया है और प्रथम महिला मार्टिन मोइसे पर हमले की निंदा की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मोइसे के परिवार और हैती के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। गैर सरकारी संगठन सेवा भारती समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहा है। इस पहल के तहत वो सेक्स वर्कर्स के बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए एक अनूठी योजना लेकर आया है। एक रिपोर्ट। सेवा भारती ने महामारी की दोनों लहरों के दौरान यौन कर्मियों की काफी मदद की है। यौन कर्मियों के बच्चों, खासकर लड़कियों की मदद के लिए संस्थान आगे आई है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवा भारती के एक स्वयं सेवक सुखदेव भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने लड़कियों के लिए अपराजिता नाम का एक छात्रावास स्थापित करने की योजना बनाई है। छात्रावास के माध्यम से इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें पढ़ाया जाएगा और रहने के लिए एक बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। छात्रावास का उद्घाटन इसी माह होगा। दिल्ली के शांति निकेतन में वहाँ पर एक छात्रावास छोटे रूप में भी प्रारंभ कर रहे हैं। 8 से 10 बच्चियों को अभी हम वहाँ पे रखेंगे। बच्चियों का सिलेक्शन हो चुका है, तो उनसे मिलना हो गया है। 15 जुलाई के बाद कभी भी हम उस छात्रावास को शुरू कर सकेंगे। सेवा भारती ने पहली लहर में भी यौन कर्मियों को राशन वितरण किया था। अब वे इन महिलाओं को कोविड-19 के टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों से वर्चुअल संवाद करेंगे। श्री मोदी ने पिछले महीने ओलंपिक खेलों के आयोजन में 50 दिन रह जाने के अवसर पर भारत की तैयारियों की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सभी एथलीट टोक्यो ओलंपिक के लिए लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि देशवासियों से उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। उनके संघर्ष और जीत के अनुभवों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से आज हम भारतीय पुरुष हॉकी टीम की संभावनाओं पर बात करेंगे। वर्ष 1928 में जब एक नई नवेली भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में गई तो टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। लगभग 50 वर्षों के दौरान हॉकी टीम ने 11 पदक हासिल किए, जिनमें से 8 स्वर्ण भी शामिल थे। भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता था। पिछले 3 ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम 2008 में जगह बनाने में विफल रही और रियो ओलंपिक में 8वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि लंदन में 12वें स्थान पर रही। टोक्यो के लिए भारतीय टीम से काफी उम्मीदें रहेंगी। टीम वर्तमान रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। भारतीय पुरुष टीम पिछले कुछ समय से ओलंपिक की तैयारियों के लिए बेहतर फॉर्म में है और टीम को बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। 2020 FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स पर 2 जीत दर्ज की और शीर्ष क्रम की बेल्जियम तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ खेला। इससे पहले अप्रैल में भारत ने एक ही टूर्नामेंट में ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 2 बार हराया था। कोच ग्राहम रीड के अनुसार भारतीय टीम को सबसे कठिन चुनौती बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और अर्जेंटीना से मिलने की संभावना है। भारत को अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा स्पेन के साथ पूल ए में रखा गया है। कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें 2017 का एशिया कप जीतना, 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में FIH सीरीज फाइनल जीतना शामिल है। भारत ने भुवनेश्वर में 2018 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के हर कोने के श्रोता भाग ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर प्रसारित होने वाला स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जरूर सुनें। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। लंदन में विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज शाम 7वीं वरीयता प्राप्त मातेओ बेरेत्तिनी का मुकाबला 14वें नंबर के खिलाड़ी ह्यूबर्ट हरकाज से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना 10वीं वरीयता प्राप्त डेनिस शापोवालोव से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी का सामना 8वें नंबर की खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। पुरुष डबल्स के फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मेट
पेविक की जोड़ी का मुकाबला स्पेन के मार्कल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासो ज़बालोस की जोड़ी से होगा। और अब आज का संस्कृति संदेश सुनिए, ये समर्पित है गुरुदत्त को। आज 9 जुलाई है और जन्मदिन है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता गुरुदत्त का। उन्हें गुरुदत्त का जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों का उपहार देकर देश विदेश के दर्शकों के दिलों को जीत लिया था। उनकी बनाई फिल्मों प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे था और उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलौर में हुआ था। गुरुदत्त की मां वसंती घर पर प्राइवेट ट्यूशन के अलावा लघु कथाएं लिखती थीं और बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थीं। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपना नाम गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन 1944 में बम्बई लौट आए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना भेज दिया। उन्हें पूना में सबसे पहले चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। ये अनुबंध 1947 में खत्म हो गया। उनके संघर्ष का यही वह समय था जब उन्होंने प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने एक कोरियोग्राफर के रूप में काम पर रखा था, लेकिन उन पर जल्द ही एक अभिनेता के रूप में काम करने का दबाव डाला गया। 1947 में प्रभात के विफल हो जाने के बाद गुरुदत्त बम्बई आ गए। बम्बई में उन्हें देवानंद की पहली फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में काम करने की पेशकश की गई। देवानंद ने उन्हें अपनी कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया, किंतु दुर्भाग्य से ये फिल्म बाजी फ्लॉप हो गई। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह गुरुदत्त बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए और उनके चाहने वाले उन्हें पुकारते ही रह गए। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में आमतौर से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। जम्मू में बादल घिर सकते हैं, आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 20 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में बादल छा सकते हैं। तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम के समय बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ईटानगर में हल्की वर्षा होने के साथ आमतौर से बादल छाए रहेंगे। कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान के तहत 36 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हुई। पिछले 24 घंटे में 43,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि। उत्तराखंड में कोविड को देखते हुए विशेष रूप से पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत रक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी मजबूत करने के लिए इजरायल के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 2 दिन के दौरे पर जॉर्जिया रवाना होंगे। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद करने के लिए रूस की सराहना की। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज शाम नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोवालोव से और मात्यो बेरेत्तिनी का मुकाबला ह्यूबर्ट हरकाज से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।